आज हम बात करने वाले हैं भारत की सरकारी योजनाओं के बारे में। इस चर्चा को अंत तक जरूर देखें। अच्छा, सोचिए, भारत में हर साल सैकड़ों नई सरकारी योजनाएं लॉन्च होती हैं। ये इतना बड़ा और उलझा हुआ जाल है कि इसे समझना वाकई मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इसी जटिल जाल को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि इन सैकड़ों स्कीमों के पीछे आखिर असली रणनीति है क्या? क्या ये सिर्फ वोटों का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी स्ट्रैटेजी काम कर रही है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर ही तो निर्भर करता है और भारत भी अलग नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सरकार हमारी अगली पीढ़ी में किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है। अब जरा इन योजनाओं की वैरायटी देखिए। एक तरफ है पीएम युवा 3.0, जो हमारे युवा लेखकों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ है पार्थ योजना, जो युवाओं को सेना और पुलिस के लिए तैयार कर रही है। और फिर शिक्षा संजीवनी बीमा योजना बच्चों को एक सेफ्टी नेट देती है। तो इससे पता चलता है कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक ऑल राउंड अप्रोच, मतलब एक 360 डिग्री नजरिया अपनाया जा रहा है। अच्छा, युवाओं से आगे बढ़कर अब बात करते हैं भारत की आत्मा की, यानी हमारे किसानों और गांवों की। और ये तो हमेशा से ही नीतियों के केंद्र में रहे हैं। 15,000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा है उन 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलॉजी से खेती में एक क्रांति लाने के लिए तैयार है। मतलब ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का कितना जबरदस्त मेल है, सोचिए। यहाँ पर ना सेंटर और स्टेट्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट नमो ड्रोन दीदी के साथ टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसी राज्य सरकारें दीनदयाल उपाध्याय योजना के जरिए सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार कर रही हैं। देखिए, कोई भी समाज तब तक सही मायनों में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहाँ की महिलाएं सशक्त न हों। तो चलिए अब उन योजनाओं पर नजर डालते हैं जो खास तौर पर इसी मकसद से बनाई गई हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, उत्तराखंड में कोई सिंगल मदर है जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मदद से अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकती है। या फिर महाराष्ट्र में कोई महिला जो पिंक ई रिक्शा योजना से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही है। ये वो बदलाव हैं जो जमीनी हकीकत को बदल रहे हैं। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इन स्कीम्स के नाम आखिर रखे कैसे जाते हैं? क्योंकि ये सिर्फ नाम नहीं है, इसके पीछे पूरी पॉलिटिक्स है। एक एनालिस्ट ने क्या खूब कहा है कि सत्ता में जो भी पार्टी होती है वो अक्सर अपनी योजनाओं का नाम अपने ही नेताओं के नाम पर रखती है। और ये बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी, मतलब हर पार्टी करती है। ये एक बहुत पावरफुल ब्रांडिंग टूल है जो वेलफेयर को सीधे सीधे पार्टी की लेगेसी से जोड़ देता है। अब देखिए, एक तरफ तेलंगाना में इंदिरा अम्मा और राजीव विकासम जैसी स्कीम्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय योजना। ये वेलफेयर और पॉलिटिक्स का एकदम साफ साफ कनेक्शन दिखाता है। अच्छा, पॉलिटिक्स से हटकर अब जरा हिस्ट्री को देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज की कई पॉलिसीज की नींव करीब एक दशक पहले ही रखी गई थी। अब देखिए, जैसे जैसे हम 2026 के पास आ रहे हैं, हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। वो बड़ी बड़ी योजनाएं जो 2015 और 2016 में शुरू हुई थीं, अब अपना एक दशक पूरा करने जा रही हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इनके असर को परखा जाए और भविष्य के लिए इनसे कुछ सबक सीखे जाएं। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या भारत को और नई योजनाओं की जरूरत है, या फिर हमें मौजूदा योजनाओं को ही बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने पर फोकस करना चाहिए? असली प्रॉब्लम स्कीम के डिजाइन में है या उसकी डिलीवरी में? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में भारत में गवर्नेंस की पूरी कहानी तय करेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली